मैंने जो नोट्स दिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स की, तो अभी तक के जो वीडियोज मैंने भेजे वो नोट्स में जितना था उतना अपन ने पढ़ लिया है। लेकिन अभी जो नया सिलेबस आया है ना, उसमें कुछ टॉपिक्स उसमें ऐड किए गए जो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में थे, उस चैप्टर से इधर उनको शिफ्ट किया गया। उसमें से अब ये पहला जो टॉपिक है वो है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस वो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में, पिछला जो ओल्ड सिलेबस है उसमें नेक्स्ट चैप्टर में है। इसको अभी इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ ये जो वर्ड है हाइपोथेसिस, हिंदी में पता नहीं लेकिन मराठी में इसको गृहीत धरना बोलते हैं। मतलब जैसे समझने के लिए उस वर्ड का मीनिंग थोड़ा समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। समझो मेरे दो दोस्त हैं जो क्लोज फ्रेंड्स हैं। मेरी जो स्टडी है उनके बारे में, मेरी स्टडी वो कैसे है वो उनको पता, वो उनका ये है मेरे साथ वो कैसे, लेकिन मेरे को पता है कि वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं और मेरी जो स्टडी है उनके बारे में। तो मेरे को ये लगता है कि जब कभी मेरे को कुछ अड़चन आएगी तो मेरे को मदद करेंगे। ये मेरा ये हो गया, लुकआउट हो गया कि मैं कैसे सोच रहा हूँ उनके बारे में। मैंने गृहित पकड़कर चला मैं कि नहीं वो मेरे को हेल्प करने वाले हैं, वो उनका मैटर है, वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो मतलब इस प्रकार के जो व्यूज होते हैं जो हम एज्यूम करके चलते, बोलो ना एक प्रकार से, उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज अबाउट द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब ये उन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर यानी क्या, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जो ड्यूअल नेचर होता है मैटर का उसके बारे में बता देता, और बाद में वो किस प्रकार से उस हाइपोथेसिस पे पहुंचे, क्यों उनको ऐसा लगा, उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो भी मूविंग पार्टिकल होता है डी ब्रोगली के अनुसार, जो मूविंग पार्टिकल यानी इन मोशन नॉट एट रेस्ट, जो मूव होता है, जो मोशन में रहता है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जो इन ऑल रिस्पेक्ट उस मूविंग पार्टिकल को कंट्रोल करती है। और ये जो एसोसिएटेड वेव है उस पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ, उस वेव को मैटर वेव, मटेरियल वेव या फिर डी ब्रोगली वेव कहा जाता है। अब ये मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड होता है, मतलब ये हाइपोथेसिस जो उसने दिया वो उस पे कैसे पहुंचा, उसको क्यों लगा कि ऐसा होता होगा। तो हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है, वैसे तो हमारे लिए इन जनरल हम वर्ड उपयोग में लाते हैं यूनिवर्स। अभी तक हम हमारे गैलेक्सी के बारे में पूरा नहीं जाने हैं, हमारे सोलर सिस्टम में ही क्या है वो पूरी की पूरी जानकारी, ठीक है ये प्लैनेट से वो प्लैनेट से पता चला, लेकिन अभी तक क्या क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं। लेकिन हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमें बोलते हुए यूनिवर्स से ही बोलना है, सोलर सिस्टम वगैरह नहीं बोलना है। तो यूनिवर्स में हमारे लिए जो अवेलेबल एनर्जी है, एनर्जी जो अवेलेबल है हमारे लिए, वो दो ही भाग में है। एक जो सन से लेके हमें लाइट और हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए एनर्जी प्राप्त होती है, जो एकदम ह्यूज अमाउंट है हमारे लिए, लार्ज अमाउंट है एनर्जी। और दूसरा जो एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल है वो कौन सा है, मैटर के फॉर्म में है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या कोल हो या समझे यूरेनियम जैसी चीजें हो जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर में वगैरह उपयोग में लाकर हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अवेलेबल एनर्जी ये केवल दो ही फॉर्म में है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में और दूसरा है मटेरियल या मैटर के फॉर्म में। हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये पढ़े हमने, यानी ये वेव नेचर से एक्सप्लेन किया गया। बाद में हमने डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन इस प्रकार के इफेक्ट को भी पढ़ा। उसमें भी हमने लाइट को वेव ही समझा, मतलब लाइट को वेव नेचर होता है, अगर नहीं होता तो ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होते।
अभी अभी अपन ने ये जो चैप्टर शुरू किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें हम बोल रहे हैं कि आइंस्टाइन द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दिया गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का आधार लेकर, जो थ्योरी ये बताती है कि ये जो भी लाइट है इट हैज पार्टिकल नेचर, मतलब पार्टिकल नेचर से भी कुछ बातें एक्सप्लेन हो रही है। इसी चैप्टर में थोड़ा क्वांटम इफेक्ट के बारे में बताया गया है, वो भी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, और कुछ फिनोमेना वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। दोनों सही है, क्योंकि वो भी एक्सप्लेन हो रहा है, ये भी एक्सप्लेन हो रहे हैं। इसका मतलब लाइट डुअल नेचर बिहेव करता है, अगर नहीं होता तो एक्सप्लेन नहीं होते ना। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये वेव करके भी बिहेव करती है और पार्टिकल करके भी बिहेव करता है। दूसरी बात, ब्रागली को ऐसा लगा कि नेचर में एक तो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर के फॉर्म में अवेलेबल है, और नेचर लव्स द सिमेट्री, नेचर लव्स द सिमेट्री। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यूअल नेचर बिहेव करता है, मतलब मैटर भी करता ही होगा। हाइपोथेसिस है उसको लगा जब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा करता है तो मैटर भी करता ही होगा। ठीक है, उस समय तो वो हाइपोथेसिस था, बाद में प्रैक्टिकली उसको प्रूव किया गया और वो सही भी निकला। लेकिन ये दो पॉइंट थे जिन्होंने सोचने पर मजबूर किया, ये हाइपोथेसिस उसके माइंड में आया कि ऐसा क्यों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यूअल नेचर बिहेव करता है। ये एनर्जी ये केवल दो ही भाग में अवेलेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर, एंड नेचर लव्स द सिमेट्री। अगर एक वैसा बिहेव करता है एनर्जी का फॉर्म तो दूसरा भी करता ही होगा, ये उसके मन में आया। और इसलिए उसने कहा कि मूविंग पार्टिकल जो होते हैं उसके साथ ये जो वेव्स है वो एसोसिएटेड होती है, वो उस पार्टिकल को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, और उन वेव्स को मैटर वेव्स, मटेरियल वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स कहा जाता है। यानी अब हमारे पास दो प्रकार की वेव्स हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम लाइट भी बोलते हैं, और दूसरा है डी ब्रॉगली वेव यानी कि मैटर वेव। तो दोनों में कुछ अंतर है क्या? तो हाँ, थोड़ा सा अंतर है, वो समझने की हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कोई भी चार्ज अगर वो स्थिर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जैसे ये मोशन में आ जाता है, इसको सर्टेन वेलोसिटी मिलती है, तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और हमने जब पोलराइजेशन पढ़े तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। वह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते रहते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों को परपेंडिकुलर होती है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और इसलिए उसका जो जनरेटर है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो है एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल। यानी चार्ज पार्टिकल होना चाहिए और वो एक्सेलरेटेड होना चाहिए, यानी उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होनी चाहिए। ऐसा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेटर है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। लेकिन मैटर वेव के लिए ऐसा नहीं है। मैटर वेव चाहे चार्ज पार्टिकल हो या वो अनचार्ज्ड बॉडी हो, आवश्यक नहीं उसके लिए वो चार्ज्ड होना चाहिए। वो अनचार्ज्ड बॉडी से भी मिलती है या लिंक रहती है, या चार्ज बॉडी से भी रहती है, केवल वहां पार्टिकल में मूव होना चाहिए, उसको मोशन होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, मैटर वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग पार्टिकल्स ओनली, नो नीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो कांस्टेंट रहती है जब तक मीडियम सेम रहेगा। जैसे एयर के लिए हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो जब तक कि मीडियम एयर है ये स्पीड वैसा ही रहेगा। मीडियम चेंज होने के बाद बदलने की बात अलग है, लेकिन फॉर द गिवन मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। बाकी जो मैटर वेव है, मैटर वेव के लिए ये डिपेंड करता है पार्टिकल के वेलोसिटी के ऊपर, ये कांस्टेंट नहीं होती। पार्टिकल के वेलोसिटी के अनुसार मैटर वेव की वेलोसिटी चेंज होती है, पार्टिकल के वेलोसिटी के अनुसार मैटर वेव की वेलोसिटी चेंज होती है, वो कांस्टेंट है। तो ये थोड़े दो बेसिक डिफरेंसेस है इसमें। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता इस पार्ट को
मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होती है, जो पार्टिकल के, यानी अपन ये कहेंगे कि पार्टिकल को इन ऑल वे कंट्रोल करती है, उसको मैटर वेव या डी ब्रॉगली ने बताया इसलिए डी ब्रॉगली वेव कहा जाता है। वो इस हाइपोथेसिस पे कैसे पहुंचा, तो उसने देखा कि नेचर में अवेलेबल एनर्जी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में और मैटर के फॉर्म में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डुअल नेचर है, वेव भी है और वो पार्टिकल भी है, और नेचर लव्स द सिमेट्री, इसलिए उसने सोचा कि अगर नेचर सिमेट्री को लव करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो एनर्जी अवेलेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मटेरियल में है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर दो प्रकार का नेचर रखता है तो मैटर भी दो प्रकार का नेचर रखेगा, मैटर एज वेल एज वेव, मतलब मैटर के साथ भी वेव एसोसिएटेड होती है, जिसे डी ब्रॉगली वेव कहा जाता है। अब ये जो डी ब्रॉगली वेव है उसकी वेवलेंथ कैसी रहेगी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी, अगर पार्टिकल मोशन में नहीं है तो क्या होगा, अगर इनफाइनाइट उसकी वेलोसिटी है तो क्या होगा, ये सभी बातें हमें डिस्कस करनी है नेक्स्ट इसमें। तब तक बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना है।